हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के बच्चों मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो बना के भेजा था जो हमारी संख्या पद्धति वाली प्रश्न चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 1.1 उसके हल मैंने आपको चारों प्रश्नों के हल मैंने स्टेप वाइज आपको हल करके भेजे थे वीडियो के द्वारा। आपने शायद वो देखे भी होंगे और उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इससे पूर्व बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था जो संख्याओं के प्रकार और संख्याओं की विशेषताओं के बारे में बना था। शायद आपने वो भी देखा होगा। उसमें मैंने संख्याओं की अलग अलग जो यहाँ पर हमारी यूज में आएंगी संख्याएं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, मैंने अच्छी तरह से डिटेल से स्लाइड्स में बना के आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भेजी थी। आपने वो भी ज़रूर देखी होंगी। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.2 में जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि ये सही हैं या असत्य हैं और हैं तो क्यों। जो जैसे पहला इसका स्टेटमेंट है, पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी होती है। बिल्कुल सही है बच्चों, यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से ही वास्तविक संख्या बनती है। तो मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, अपरिमेय भी आती हैं। ठीक है। तो दूसरा कथन इसने दिया बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक कंडीशन दे रखी है, m एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। माने नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से स्टार्ट होते हैं, गिनती में जिनका हम प्रयोग करते हैं उसमें ऋणात्मक नहीं होते हैं वो। तो बच्चों ये कथन गलत हो गया, हमारा असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो है वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन किसी भी प्राकृत संख्या की वर्गमूल नहीं होती है वो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने -5 ले लिया, ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। प्राकृतिक संख्या की बात समझिए, ध्यान दीजिए इसमें। तो इसी तरह से -3 ले लें, वो भी वास्तविक तो है लेकिन ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। तीसरा दे रखा बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब की सब अपरिमेय होती हैं, ये समझ लीजिए आप। इस तरह से दे रखा है इसने, तो ये गलत हो गया बच्चों, ये असत्य है ये कथन। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह या संग्रह होती हैं। अतः संख्या परिमेय भी हो सकती है, वो अपरिमेय भी हो सकती है। वास्तविक संख्या अगर है तो वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो यह कथन हमारा असत्य है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप निकालेंगे, अब 1 का वर्गमूल निकाला आपने, 1 आ गया। 2 का वर्गमूल निकालेंगे, नहीं आता पूरा पूरा, वर्गमूल 2, और हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो मैंने बताया था, पहले बता रखा है, दशमलव के बाद आते रहता है, मतलब वो अपरिमेय है। 3 का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी अपरिमेय आता है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे, पूरा पूरा आ जाता है 2, वो परिमेय हो गया। 5 का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी पूरा नहीं आता, वो अपरिमेय हो गया। ऐसी 6 का, 7 का, 8 का, फिर 9 का निकालेंगे तो वो परिमेय आ जाएगा, पूरा पूरा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एक उदाहरण दीजिएगा, अगर ऐसा है, हमने एक ऐसा उदाहरण बताना है कि जिसका वर्गमूल परिमेय आता है। तो जैसे मैंने 4 कहा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इनके पूरे पूरे वर्गमूल आते हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल कहा इसने, वर्गमूल 4 ले लीजिए, वर्गमूल 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 4 का निकल जाता है 2। तो यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक 4 लिया, उसका पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा है 2, जो कि ये परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। और संख्या रेखा, आपने जैसे पूर्णांकों के लिए संख्या रेखा खींची है, पहले हम क्या करते हैं, मध्य में 0 लिख के, 0 के दाईं ओर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसी तरह की संख्याएं प्लस की ले लेते हैं धनात्मक, और 0 के बाएं हाथ की ओर बराबर दूरी पर -1 -2 -3 बराबर दूरी पर ऋणात्मक संख्याएं ले लेते हैं। तो ये संख्या रेखा होती है ना। संख्या रेखा में बच्चों हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को निरूपित कर सकते हैं। तो ये वर्गमूल 5 एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, वैसे तो इसके लिए एक मेथड है सर्पिल विधि। अब सर्पिल विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे बहुत से अपरिमेय या परिमेय संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दिखाना है।
वर्गमूल 2 दिखाना है, वर्गमूल 3 दिखाना है, वर्गमूल 4 का मान दिखाना है, वर्गमूल 5 को दिखाना है संख्या रेखा में, वर्गमूल 6 को दिखाना है, वर्गमूल 7 को दिखाना है, तो एक साथ दिखाने के लिए सर्पिल विधि का हम प्रयोग करते हैं। वैसे इसको भी हम वर्गमूल 5 को सर्पिल विधि से प्रयोग करके पहले वर्गमूल 2 का मान निकालेंगे, फिर वर्गमूल 3 का निकालेंगे, फिर वर्गमूल 4 का, फिर वर्गमूल 5 का आएगा। तो मैं आपको सीधे विधि से बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो 5 का हमने वर्गमूल निकालना है, तो क्या हम 5 को किन्हीं ऐसी दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं कि जोड़ के 5 आ जाए। 2 का वर्ग कीजिए आप, 2 का स्क्वायर, 2 कितना होता है 4, 2 गुणा 2 4, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1, 4 में 1 जोड़िए 5। तो 5 को हम दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 बराबर 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ बराबर के बाद तो 2 का स्क्वायर वर्ग में आ गया, धन 1 का स्क्वायर ये भी वर्ग में लिख दिया हमने। बाईं तरफ 5 को वर्ग में कैसे लिखेंगे? कोई संख्या हमें दी है, उसको वर्ग में लिखना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि उस संख्या को पहले वर्गमूल में लिख दीजिए, फिर उसका वर्ग कर दीजिए। किसी भी संख्या के वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 5 को हम वर्गमूल 5 लिख के उसका स्क्वायर लिख देंगे, 5 ही हुआ ये, 5 को इस रूप में लिख दिया, ठीक, वर्ग के रूप में। तो √5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों हमने एक पाइथागोरस गुण पढ़ा हुआ है 7th 8th में आपने। पाइथागोरस गुण किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग हमेशा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बिल्कुल ये स्थिति बन रही है यहाँ। वर्गमूल 5 यहाँ सब में पड़ा है, 2 और 1 और वर्गमूल 5, इन तीनों में वर्गमूल 5 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 और 1 जो है उस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं समकोण बनाने वाली, ठीक है। बच्चों आपने पाइथागोरस त्रिक भी पढ़े हैं 9th में, ठीक है ना। पाइथागोरस त्रिक क्या होती हैं? ऐसी 3 संख्याएं जिनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी तरह का यहाँ भी आ गया है। वर्गमूल 5 का वर्ग किसके बराबर आ रहा है? 2 के वर्ग धन 1 के वर्ग के बराबर। इसका मतलब वर्गमूल 5, 2 और 1 जो है ये पाइथागोरियन त्रिक है या पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं संख्या रेखा की। इसलिए हमने एक संख्या रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया है, ऋणात्मक भाग की ओर कम बढ़ाया है, आगे की ओर बढ़ाया क्योंकि धन की बात हो रही है हमारे यहाँ पर। 2 और 1 धन के हैं, तो और वर्गमूल 5 भी धन का है। तो 0 से बराबर दूरी पर मैंने 1 लिया और 2 लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया देखो, इसको एक भुजा जो थी वर्गमूल 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था, तो हमने ओ एक्स से एक अक्ष, जैसे एक्स अक्ष खींचते हैं ऐसी संख्या रेखा का दाएं हिस्सा हमने खींच दिया ओ एक्स। उसमें हमने 2 दूरी पर ए बिंदु ले लिया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो ए बिंदु पर हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी और इस 90 अंश की रेखा में हमने ए से बी तक की दूरी 1 मात्रक के बराबर काट दी। जैसे हमने नीचे ओ एक्स में 2 मात्रक लिए क्योंकि पहली भुजा 2 का स्क्वायर था, 2 मात्रक ले लिए। दूसरी भुजा 1 का स्क्वायर था दाईं ओर, तो 1 मात्रक इसमें 90 अंश वाली रेखा में काट दिया। जहां पर ये काट रहा वो बी बिंदु हो गया, ओ बी को हमने मिला दिया। तो इस तरह हमें एक समकोण त्रिभुज ए ओ बी प्राप्त हो रहा है, जिसमें आधार ओ ए जो है 2 है और इसकी ऊंचाई या लंब कहिए ए बी 1 के बराबर ले रखी है हमने, ठीक है। अब हम ओ बी का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से तो कितना आ जाएगा? वो ओ बी का स्क्वायर बराबर √5 के बराबर आ जाएगा। अभी निकाल रखा मैंने, अभी मैंने बताया, मैं अभी और इसको बता रहा हूँ आगे। तो यहाँ पर जो है √5 और 2 और 1 हमारे पाइथागोरस त्रिक हो गए। इनमें सबसे बड़ी भुजा वर्गमूल 5 है, तो इसका मतलब वर्गमूल 5 समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। और बाकी 2 भुजाएं कौन सी होंगी समकोण बनाने वाली? 2 और 1। तो ओ एक्स रेखा में मैंने क्या किया, बिंदु ओ को 0 मान लिया और बिंदु ओ से ए तक 2 मात्रक हमने 2 मात्रक का मतलब है 2 सेमी या 2 मीटर जो भी है, मैं मात्रक कह रहा हूँ उसको, इकाई सेमी मिलीमीटर डेसीमीटर की बात नहीं आ रही है। वो ये 2 मात्रक ले लिया है, ये 2 मात्रक को दर्शाता है। और बिंदु ए से हमने लंब खींच दिया 90 अंश का कोण बनाने के लिए ओ ए, और इस ओ ए लंब में 1 मात्रक दूरी पर हमने बी बिंदु ले लिया ए से। तो इस तरह से हमने मिला दिया किसको, ए से जो हमने लंब खींचा उस बी से ओ को मिला दिया, तो हमारा यहाँ पर ओ बी कर्ण हो गया। ये समकोण त्रिभुज हमें ओ ए बी प्राप्त हो गया है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्या है वो? कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए मालूम है आपको 2 मात्रक लिया हमने, 2 लिया है, 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 लिया है, 1 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 1 का वर्ग 1 एकम 1। तो ओ बी स्क्वायर बराबर आ गया 5।
अब जब आप बाईं तरफ वर्ग हटाएंगे, ओ बी का वर्ग हटाएंगे तो दाएं पक्ष का हमें वर्गमूल लेना होगा। तो ओ बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 5। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 5 हमारा आ गया जो हमने निकालना है। अब लेकिन उसको संख्या रेखा में दिखाना है, ओ बी का मान आया है ये। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ओ अब हम प्रकार लेंगे और बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी तक की दूरी भर लेंगे प्रकार में। ठीक है, बिंदु ओ को केंद्र मान लेंगे, ओ बी दूरी को त्रिज्या मान करके चाप आप काटेंगे। तो ये चाप संख्या रेखा जो एक्स ओ एक्स हमने खींची है उसको एम बिंदु पर काटता है अगर, ठीक है। तो यही जो ओ बी दूरी है यहाँ संख्या रेखा में ओ एम के रूप में आ गई है। तो ओ एम का मान जो होगा वो संख्या रेखा पर √5 के बराबर होगा। अतः बिंदु एम संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निर्धारित करता है। इसको अच्छी तरह देखिए बच्चों एक बार खुद प्रयास कीजिए, नहीं आएगा मैं दोबारा फिर बताऊंगा। तो बच्चों चलो ये तो प्रश्नावली होगी हमारी 1.2। अब बच्चों मैं थोड़ा 1-2 सवाल 1.3 के बता रहा हूँ, फिर आप स्वयं हल करेंगे उन सवालों को, और जो मैं छोड़ूंगा उनको आप गृह कार्य के रूप में घर से मुझे कॉपी में हल करके इसकी फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 में बच्चों क्या कह रहा है ये देखिए। मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था एक दूसरा वाला, उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि दशमलव रूप में हम परिमेय संख्या को बदल सकते हैं। जब हम हर से अंश को भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेष नहीं बचता है, तो उस दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि शांत ताले बिछौर नहीं लेंगे, वो वाला शांत नहीं है वो, ठीक है ना। मतलब टर्मिनेटेड कहते हैं उसको, डेसिमल पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेष नहीं बचता है, वो होता है शांत दशमलव प्रसार। और बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हर से अंश को भाग देते हैं तो भाग खत्म होता ही नहीं, शेष बचता रहता है और हम फिर भाग देते रहते हैं, शेष उतना बचता रहता है, फिर हम भाग देते रहते हैं। मतलब वहाँ संख्याओं की आवृत्ति होती है। तो जब दशमलव के बाद संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, भाग खत्म नहीं हो रहा है, शेष बचता जा रहा है, तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती दशमलव। ये परिमेय संख्याओं का ही होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। और मैंने एक चीज पहले स्लाइड्स में आपको ये भी बताई थी कि अपरिमेय संख्या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत भी आता है, अनावर्ती भी होता है, उसमें क्रम आवर्ती नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, 1/3 अगर हम करें, 3 से 1 को भाग देते हैं तो हमने पहले डेसिमल लगाया, फिर 1 0 बढ़ाया, 3 3 9, 0.3333333 आते रहता है, खत्म होता ही नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए 3 बार बार आ रहा है, एक संख्या की दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम दशमलव के 0 के बाद दशमलव लगा के वो एक संख्या को एक बार लिखते हैं और उस संख्या के ऊपर बार का एक चिन्ह लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, उसको हम बार कहते हैं। मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए बच्चों, प्रश्नावली 1.3 में ये प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब बच्चों पहला वाला बता रहा हूँ फर्स्ट, 36/100। अब बच्चों यहाँ पर 100 से भाग देना है, तो 100 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहली पूर्व कक्षाओं में बताया है, हम 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से या 1 लाख से या 10 लाख से भाग देते हैं, तो ऊपर वाली संख्या जो हमारी अंश में संख्या है वही आता है, भाग दे के वही संख्याएँ आती हैं। सिर्फ दशमलव का स्थान, 10 से भाग दे रहे हैं तो 1 स्थान बाईं ओर आ जाता है, 100 से भाग दे रहे हैं तो 0.2 स्थान बाईं ओर आ जाता है, 1000 से भाग दे रहे हैं तो 0.3 स्थान बाईं ओर आ जाता है, ठीक है। तो 36 को 100 से भाग देंगे तो भागफल तो 36 3 6 तो आएगा ही, 3 और 6 आएगा ही भागफल में। अभी डेसिमल इसमें नहीं है, ऊपर अंश में देखिए डेसिमल नहीं है, तो लास्ट में माना जाएगा 6 के बाद। तो 2 स्थान इधर आ गया, 100 से भाग दे रहे हैं तो बाईं ओर 3 के आगे लग जाएगा, और 3 के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसके आगे 0 लिख देंगे, तो 0.36 पूरा भाग चला गया। मतलब 100 से 36 पूर्णतया विभाजित हो गया, भाग दे के भी आप देख सकते हैं, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। सेकंड वाला देखिए बच्चों, 1/11, मतलब हमने 1 को 11 से भाग देना है। 11 से हम भाग देना है किसको, 1 को। 11 से 1 को भाग नहीं दे सकते हैं, दशमलव लगा दिया, 1 0 बढ़ा दिया 1 के पीछे, अब 10 हो गया। फिर 11 का भाग 10 में भी नहीं जा रहा है, 1 0 और बढ़ा दिया आपने, भागफल में भी 1 0 बढ़ा दिया दशमलव के बाद, ठीक है। अब 100 हो गया। अब 11 का भाग 9 बार जा रहा है, या 99। अब 10 में से 9 घटाया आपने, 1 बच गया। फिर 1 0 उतारो, 10, 1 0 तो उतार सकते हैं, 10 लग चुका है, भाग नहीं जा रहा है 11 का भाग 10 में। 1 0 और उतारने के लिए फिर भागफल में 1 0 और बढ़ा देंगे। इस तरह से आप भाग दोगे तो आपका 0.09090909 आते जाएगा।
मतलब 0 9 0 9 0 9 की आवृत्ति हो रही है, 0 9 0 और 9 की, इन दो संख्याओं की बार बार आवृत्ति हो रही है और ख़त्म हो ही नहीं रहा, एक एक बचता रहेगा हमारा। मतलब यहाँ विभाजन की क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है तथा शेष एक बचता जा रहा है। तो भागफल क्या आ रहा है हमारा 0.090909, फिर डॉट 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 इसलिए लगा दिया कि यह आते जा रहा है। अब इसको मैंने आपको कहा था संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या कहेंगे हम, 09 का दो संख्याओं की आवृत्ति हो रही है तो 0.09 लिख के ऊपर से बार लगा देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इसलिए 1/11 बराबर आ गया हमारा 0.09 उसके ऊपर बार, अर्थात यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब बच्चों बाकी खंड आप बनाएंगे इसके। एक छठा और बताता हूँ मैं, ये छठा है 329/400, 329/400। अब बच्चों अब आप यहाँ पर कहोगे 400 है, भाग देने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं हम, हर में हर को 4 गुणा 100 के रूप में लिख लेते हैं। तो ऊपर तो 329 है, बट्टे 4 गुणा 100 लिख दिया। अब 4 से 329 को ऊपर भाग दे दिया मैंने, ये देख लीजिए काट रखा है 82.25 बार, तो हमारा ऊपर आ गया 82.25 क्योंकि 4 से भाग दे दिया है, अपॉन में 100 है। अब मैंने आपको बताया 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से या 1,00,000 से भाग देने की जरूरत नहीं होती है। जो संख्या ऊपर होती है अंश में वही यह संख्याएं आती हैं, लेकिन दशमलव सिर्फ अगर 10 से भाग दे रहे हैं 1 स्थान बाईं ओर आता है, 100 से भाग दे रहे हैं 2 स्थान बाईं ओर आता है, 1000 से भाग दे रहे हैं 3 स्थान बाईं ओर आता है, 10,000 से भाग दे रहे हैं 4 स्थान बाईं ओर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 82.25 ऊपर दशमलव है, 5 और 2 से पहले दशमलव है, 82 के बाद दशमलव है, 82.25 बट्टे 100, तो दशमलव 2 स्थान और बाईं ओर आ जाएगा 100 से भाग देने पर, और बाईं हाथ की ओर, तो मतलब कहाँ पर आएगा 8 से पहले, तो ये आ जाएगा 0.8225, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये यहाँ भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है 100 से, ठीक है। तो ये इसका मतलब शेषफल यहाँ भी शून्य आएगा, अतः यह भी शांत दशमलव प्रसार है। अब बच्चों मैंने और जो खंड छोड़ रखे हैं आपके हल करने के लिए छोड़े हैं, आप इसको गृह कार्य के रूप में घर से कॉपी में बनाएंगे और उस कॉपी के पन्ने को फोटो करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला एक सवाल और बता देता हूँ, बाकी नहीं। दूसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी लाइन लगी है 1 से लेके 7 तक, लास्ट 1 2 3 4 5 6 अंक है, इनके ऊपर बार। इसका मतलब हम 7 से 1 को भाग दे रहे होंगे तो ये 6 अंक बार बार आ रहे होंगे, पहले 1 4 2 8 5 7, फिर और भाग देंगे तो वही 1 4 2 8 5 7, फिर और भाग देंगे तो 1 4 2 8 5 7, ये बार बार यही संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, तभी बार लगा ऊपर से। बार का मतलब यही होता है, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो संख्याओं की आवृत्ति हो रही होती है, पुनरावृत्ति होती है उनकी। तो ये हमें दिया हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब बच्चों ऐसा है, यहाँ पर पहले तो हम एक बार भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर भाग दिया हुआ है और आप एक बार कॉपी में भाग दे के देखना। 7 से 1 को भाग देंगे जब हर से अंश को, तो ये आएगा आपका दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, फिर 1 और बच जाएगा नीचे, शेष बचेगा। फिर और भाग देना शुरू करेंगे तो आप फिर से यही संख्याएं आएंगी 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो हमने 7 से 1 को भाग दिया, भागफल में हमारा 0.142857 ये आते जा रहा है बार बार, एक बार लिख दिया मैंने इसको केवल डॉट 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 करके, मतलब यही संख्याएं बार बार आ रही हैं, ठीक है। और अंत में देख रहे हैं फिर 1 बच रहा है, फिर भाग दे रहे हैं तो वही 142857 इस तरह से आते जा रहा है ना। हम ये भाग देते रहेंगे तो यही संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इन 6 अंकों की, ठीक है ना। तो फिर देखेंगे हम, फिर एक शेष बच जाएगा, ये क्रिया होती रहेगी, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब हम इसको 1/7 को क्या लिख सकते हैं, इसने दिया भी है, हमने भाग दे के भी निकाल लिया है 0.142857, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इसका मतलब 142857 बार बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो 6 संख्याएं हैं दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हमने उसके ऊपर बार का चिन्ह खींच दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है 2/7 का भी मान निकाल लिए, क्या आप निकाल सकते हैं? भाग दे के निकालेंगे आप, रफ में भाग दे के भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमने बिना भाग दिए बताना है, कह रहा हूँ निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, कैसे? 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, तोड़ के 2 को अलग कर दिया, 1/7 को अलग कर दिया, ठीक है। अब 2 गुणा 1/7 का मान हमने निकाल ही दिया अभी ऊपर, उसको रख दीजिए 0.142857, इसके ऊपर बार, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.285714 आते रहेगा, बार लगा दीजिए उसके ऊपर,
तो 0.285714 उसके ऊपर बार 2 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 3/7 को आप अब यहाँ पर शेष कितना बचेगा, आप जब भाग देंगे तो ध्यान देना, जब हमने 7 से 1 को भाग दिया था तो 1 शेष बच रहा था, फिर वही चीज़ें आ रही थी। 7 से 2 को भाग देंगे तो भाग देने पर भागफल में 285714 आएगा, शेष 2 बचेगा। अगर 3/7 है, 7 से 3 को भाग देंगे तो आप जब भाग देंगे देखना एक बार, तो भाग देंगे तो आपका भागफल में 428571 आएगा और शेषफल 3 बचेगा। ऐसे ही अगर 7 से 4 को भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। आ रही बात समझे? तो अब ऐसी 3/7 को भी बिना भाग दिया कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7। 3 को ऐसे लिख दिया आपने, गुणा 1/7 का मान आप ऊपर निकाल रखा है, दे भी रखा है, उस मान को रख दीजिए 0.142857। अब 3 से इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, या फिर ऊपर से बार लगा दीजिए लकीर पंक्ति, तो 0.428571। ऐसी बच्चों आप 4/7 और 5/7 और 6/7 के प्रसार भी ज्ञात कीजिए। और जो मैंने सवाल दिए हैं गृह कार्य के लिए उनको बना के अवश्य दीजिए। और जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं बच्चों, उनके नंबर अगर आपके पास उपलब्ध हों या पता चलते हैं तो ग्रुप में ज़रूर सेंड